तो आज हम वापस आए हैं यहाँ पे शिवा एक्वा फार्म पे। इसके पहले की 2 वीडियोस में हमने कवर किया था। पहले वीडियो में हमने बताया था रास फार्मिंग क्या होती है, वो आपको हमने ओरली बताया था। और इसके पहले वाले वीडियो में जो कि कल ही अपलोड हुआ है, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, उसमें हमने बताया था प्रैक्टिकली रास फार्मिंग को हमने करके बताया था कि क्या इफेक्ट होता है फिश पे। तो आज हम वापस आ गए यहाँ पे शिवा एक्वा फार्म पे। और पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि बहुत अच्छी चीज़ बताई थी जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये लोग वेस्टेज ये लोग का कुछ भी नहीं है। फिश वेस्ट से, जिसको हम हिंदी में खाद बोलते हैं, उससे भी ये लोग ने फार्मिंग किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये फार्मिंग भी अभी एक्सटेंड होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में जो आज कवर करेंगे, थर्ड वीडियो में, उसमें हम ये कवर करने वाले हैं कि फार्मर्स के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, फार्मर के लिए बिजनेस कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। और प्लस बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जिनको सब्सिडी के बारे में मालूम नहीं है, जो कि गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है उनके बेनिफिट्स के लिए, बट वो अवेयर नहीं है इस चीज़ से। इसकी वजह से काफ़ी फार्मर्स को ये नहीं पता है कि उनको क्या क्या सुविधाएं लेनी चाहिए सरकार से, क्या क्या सुविधाएं सरकार उनको प्रोवाइड कर रही है। तो उस पर ही आज हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे शिवम गिरी है, जो यहाँ पे बिजनेस संभालते हैं, और उनके फादर और ब्रदर के साथ। लेकिन अभी शिवम गिरी हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम गिरी और मैं वडोदरा गुजरात का रहने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे सब्सिडी स्कीम की, जो फार्मर को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। पर हमारे कई सारे फार्मर इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं है और वो बेचारे 1 बीघे में फार्मिंग करते हैं और इसलिए बहुत लॉस खाते हैं। सरकार हमारी हर महीना आनंद ज़िले में, सूरत ज़िले में टीचिंग देती है फिशिंग के रिलेटेड। और जो हमारा फार्मर है उसको लैक ऑफ नॉलेज के कारण, जैसे वो 5,000 बच्चा डालता है 1 एकड़ में रोहू का, तो उसको इनफ नॉलेज नहीं होने के कारण मछलियाँ की मोर्टेलिटी आती है और उसको 1 साल के बाद जो वो क्रॉप निकलना चाहिए 5 टन, वो निकल नहीं पाता मोर्टेलिटी के कारण। खाली उसकी 20% मछली बचती है और जो फार्मर को और कम नॉलेज है उनकी एक भी मछली नहीं बचती है। तो जो सरकार का स्कीम है, मत्स्य पालन स्कीम है जो सब्सिडी का, वो अब तक उनको पता नहीं है। और आज के दौर में 2012-22 के दौर में हमारा फार्मर मर रहा है इसी कारण की वजह से कि वो 1 बीघा यूज़ तो कर रहा है पर उसको कुछ मिल नहीं रहा है और मत्स्य पालन में कुछ नहीं मिल रहा है। तो सरकार ने ये स्कीम मछली में निकाली है क्योंकि मछली में फ़ायदा बहुत ज़्यादा है और लागत कम है। तो मैं आज एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं करूंगा कि जो प्रोजेक्ट 50 लाख के ऊपर है। मैं आज नॉर्मल प्रोजेक्ट की बात करूंगा, जो प्रोजेक्ट से हमारा फार्मर इस देश को आगे बढ़ाने में सरकार की मदद कर सकता है। तो पहला स्कीम है 1 बीघे में। 1 बीघे में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, एरेशन लगाते हैं, तो सरकार की तरफ से वो 7 लाख का प्रोजेक्ट हुआ और उसमें आपको 60% तक की सब्सिडी मिल सकती है वुमेन के नाम पे। और SC ST हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और मैन के नाम पे लेंगे तो आपको 40% की सब्सिडी मिलेगी। आज हम विशेष रूप से खाली 4 ही चीज़ों पे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये 4 ही चीज़ मेन है जो लोग करते हैं। ऐसे तो स्कीम 100 चीज़ों की है पर हम मेन 4 ही चीज़ों पे बात करेंगे। और दूसरी चीज़ है हैचरी, स्कैम्पी हैचरी। स्कैम्पी एक प्रजाति होती है श्रिम की, झींगा की एक प्रजाति होती है। झींगा होता है खारा पानी का, स्कैम्पी होता है मीठे पानी का। तो उसमें 25 लाख का प्रोजेक्ट है और 60% सब्सिडी है और 40% मैन के नाम पे और 60% वुमेन के नाम पे। और जो SC ST है उसके लिए 60%। ये चीज़ कॉमन रहेगी हर चीज़ में। और थर्ड प्रोजेक्ट है हैचरी का, फिश हैचरी। ये प्रोजेक्ट है 25 लाख का और 25 लाख में सेम स्कीम है। आपको सीमेंटेड टैंक्स बनाना पड़ेगा, शेड बनाना पड़ेगा और गवर्नमेंट जो भी चीज़ें बोलेंगी छोटी मोटी, जैसे तालाब बनाना पड़ेगा, उसी में ऐड होता है तालाब, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो वो स्कीम इसमें आएगी। और एक प्रोजेक्ट है 4 लाख का बायोफ्लॉप मेथड, सिंगल टैंक, उसमें भी 60% की सब्सिडी है। मतलब वो 4 लाख का प्रोजेक्ट आपको अराउंड पड़ेगा 1 लाख का। वो बायोफ्लॉप मेथड है। अगर बायोफ्लॉप मेथड में आप जाना चाहते हैं तो आप बेशक जा सकते हैं, क्योंकि बायोफ्लॉप मेथड में माना कि टेक्नोलॉजी नहीं होती, बट आप कहीं ना कहीं तालाब से अच्छी फार्मिंग कर सकते हैं वहाँ पे, अगर आपको नॉलेज हो तो। और मैं तो बोलूँगा कि पहले फार्मर को पूरी नॉलेज लेनी चाहिए सरकार से। हर महीने के लास्ट कुछ दिनों में
जैसे अभी जनवरी चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, तो 25 से 31 तक कोई स्कीम होती है। हर महीने के लास्ट के डेट्स में वो आनंद ज़िले में इस विषय पे बात करते हैं और सारे फार्मर्स को सिखाते हैं इस विषय पे। तो मैं बोलूँगा कि वहाँ पे आप बेशक जाइए, और अगर मेरे पास लिंक आती है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक से डायरेक्ट अपना एडमिशन कराइए, और 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो आप सीख के आइए कि तालाब में फार्मिंग कैसे किया जाए, और तालाब में फार्मिंग करने के लिए सीखना पड़ेगा। RS फार्मिंग है तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, और बायोफ्लो मेथड में भी आपको सीखना पड़ेगा। तो आप जाइए, नॉलेज लीजिए, एटलीस्ट आपकी 60% मछली तो जिंदा रहेगी अगर आपको फुल नॉलेज है। और आपको इस विषय पे लैक ऑफ नॉलेज है कि सब्सिडी मिलती नहीं है, तो आपको जाके आप गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं फालतू में। आपको ये स्कीम है जो मैंने आपको बताई, आप अपने गवर्नमेंट, आपके ज़िले के जो मत्स्य अधिकारी हैं उनको जाके आप बात करिए, तो आपको जो स्कीम है वो सारी मिल जाएंगी। और हमारे सरकार का ये टारगेट है कि एक जन डेवलप ना करें। मत्स्य पालन में जब हम सब फार्मर भाई मिल के डेवलप करेंगे और सब हम मिल के प्रोडक्शन करेंगे, तो हम एक दिन चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे प्रोडक्शन में। आज की डेट में 7.35% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन इंडिया एक्सपोर्ट करता है, और चाइना वहीं पे 25% होल्ड करके बैठा है, और सेकंड पे नॉर्वे है अराउंड 16.3%। तो मेरा ऐसा इच्छा है कि हम सारे फार्मर भाई मिलके सन 2022 में ये प्लांट को चालू करें, और 2025 के एंड तक एटलीस्ट हम 15% को तो हिट कर लें। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि सरकार जो ये स्कीम दे रही है वो हमारे फार्मर तक पहुँचे, और हमारा फार्मर भी आगे बढ़े और भुखमरी से बचे, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छा हो। इसी सरकार आत्मनिर्भर भारत की स्कीम निकाल रही है, उसमें सरकार ने ये निकाला है। और सन 2025 के बाद से ये स्कीम कम कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी वो मैं नहीं कह सकता, पर कम कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं और कंटिन्यू भी रख सकते हैं। बट हमको रिस्क क्यों लेना, 2025 के पहले हम जो काम करेंगे वो करेंगे। तो ये स्कीम थी, और आपको कोई और नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि चाइना फ़िश एक्सपोर्ट करने में इंडिया से 3 गुना से भी ज़्यादा है। इंडिया अराउंड 7% है और चाइना अराउंड 21 से 25% है, राइट। तो फ़िश सप्लाई की डिमांड इंडिया में कैसी है, क्योंकि चाइना में तो बहुत ज़्यादा वो दिख रहा है, यहाँ से 3 गुना है। लेकिन यहाँ पे अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेजर फार्मर्स लोग हैं जो अभी ये फ़िश इंडस्ट्री पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, फ़िश फार्मिंग पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें ही है। तो इसके सप्लाई पे क्या बोलना चाहेंगे? फ़िश में आपको सिर्फ प्रोडक्शन करना है। अगर सरकार कोई काम कर रही है, जैसे कि सरकार ने पेट्रोलियम में है, सरकार गैस में है सरकार, तो उसमें बिजनेसमैन भी हैं बड़े बड़े। तो सरकार जो काम में हाथ डाल रही है वो काम अच्छा ही होता है, वो काम प्रॉफिटेबल ही होता है। सरकार की, गवर्नमेंट की खुद हैचरी है गुजरात में, 8 से 9 हैचरी है गुजरात में सरकार की। तो सरकार जो काम में हाथ डाले उस काम में तुरंत हाथ डाल दो, क्योंकि उस काम में फ़ायदा ही है, सरकार का भी आपका नुकसान नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि जैसे फ़िश सेलिंग की बात है, आपको सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देना है। ऐसी सरकार सिर्फ प्रोडक्शन पे वर्क कर रही है। सरकार ऐसा नहीं है कि आपको बोल रही है कि आप फ़िश सेलिंग का मार्केट बनाओ। सिर्फ सरकार आपको बोल रही है आप प्रोडक्शन करिए, आप प्रोडक्शन की टेक्निक जानिए, इन शॉर्ट आप नॉलेज लीजिए, तो सेलिंग फ़िश की हो जाएगी। फ़िश की सेलिंग कोई भी साइज़ की कभी भी एट ए टाइम हो जाती है, उसकी कोई मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकेंड चीज़ ऐसी है कि पहले हम लोकली डेवलप करेंगे, उसके बाद हम एक्सपोर्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब लोकली डेवलप करने के बाद, जैसे आपने 2 साल लोकली डेवलप किया, तीसरे साल से तो आप सीधा एक्सपोर्ट ही करेंगे बाहर। और एक्सपोर्ट करने से हमारे फार्मर्स को भी काफ़ी प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि हमने जैसा देखा है, जैसा नॉर्मली चलता है, एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर ज़्यादा प्रॉफिट आता है, क्योंकि ज़्यादा रेट्स में बेचते हैं वो लोग बाहर। तो उससे फार्मर का भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, उनके प्रोडक्शन के हिसाब से उसका दुगना मनी उनको मिल सकता है, राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, वो अलग चीज़ है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी इशू हो गई है इंडिया के साथ। जिस तरीके से कंट्री डेवलप कर रही है और प्लस जिस तरीके से यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ में बढ़ रही है। और अनएम्प्लॉयमेंट अभी तकरीबन 6.5% के आसपास है, 6.50% है। तो आप क्या चाहते हैं फ्यूचर में 2025 तक, जैसा आपने बताया
कि हम चाइना को पीछे रखने का टारगेट करते हैं या ऑलमोस्ट इंडिया का प्रोडक्शन डबल करने का ट्राई करते हैं, 15% में पहुंचने का ट्राई करते हैं, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट अभी रूरल एरियाज़ का 7% है और अर्बन एरियाज़ का अराउंड 8% है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज निकालें तो 6.5% अराउंड, जैसा आपने बोला, ऑन एन एवरेज इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट है। उसको अगर हम 2% से 2.5% भी इम्प्रूव कर दे तो भी हम 25 से 30% एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देंगे इंडिया में, और उतना मेरे हिसाब से 3 सालों में तो उतना बहुत इनफ है। और फिशिंग इंडस्ट्री 6% का 2% दे रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। तो फार्मर को ऑटोमेटिकली समझना चाहिए कि ये चीज़ में क्या है, मतलब मछली पालन किस लेवल पे आप कर सकते हैं। कोई भी पालन इस लेवल पे नहीं करते हैं जिस चीज़ पे आप मछली पालन कर सकते हैं। मछली पालन आप कंपनीज में भी सप्लाई कर सकते हैं, तो इसका डिमांड एंड सप्लाई का तो कुछ वो नहीं है, मीन्स तोल नहीं है, कुछ डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, आपको सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देना है। तो इसमें हर तरीके से फार्मर का फ़ायदा है, यानी वो कंपनी के कंट्री के इकोनॉमी पे भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस खुद की पर्सनल ग्रोथ भी कर रहा है, राइट? पर्सनल ग्रोथ भी कर रहा है, राइट है। ओके। और जैसे लोग अभी 12th पास हो गए, उन्होंने डिग्रियां ली, ठीक है, डिग्रियां में आप जाएंगे जब आनंद जिले में या कहीं भी सूरत में भी जाएंगे आप, जब ये इसके रिलेटेड इसके विषय में जानेंगे जो कंसल्टेंट हैं उनसे, तो वो खुद ये बात बोलेंगे कि आप जो डिग्रियां ले रहे हैं, चाहे वो बीकॉम की हो, चाहे बीबीए की हो, चाहे एमबीए की हो, उसमें से जो रेशियो है जिनको अच्छी सैलरी मिलेगी वो बहुत कम है, बहुत बड़ी रेशियो नहीं है। तो जो ये सरकार ने स्कीम निकाली है, जो बीकॉम है, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, वो भी अपना ये नया स्टार्टअप कर सकते हैं, यंग जनरेशन, और ये चीज़ ग्रोथ हो सकती है। जैसे आपने चाय का बिज़नेस डाला, तो चाय का बिज़नेस आपने एक लोकेशन पे डाला, चलो आपके फेस वैल्यू से लोग आते हैं, आप वो चाय का बिज़नेस कहीं और डालेंगे तो नहीं आएगा कोई। ये बिज़नेस आप धरती के कोई भी कोने में कर लो, यहाँ कर लो, वहाँ कर लो, कहीं भी कर लो, पूरे गुजरात में वहाँ का प्रोडक्शन आप सप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़े बिज़नेस की निशानी होती है। तो जो लड़के हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो 15-20 हज़ार की जॉब करते हैं, ऐसा जॉब करने में ना नहीं है, सबका अपना अपना मेंटेलिटी है, पर आप 15-20 हज़ार की जॉब कर रहे हो, उससे अच्छा आप रेंट पे लेके 1 बीघा उसमें आप फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं और ज़ीरो से डेवलप कर सकते हैं। और ये विषय पे आपको जो 15 दिन की नॉलेज में इतना सब जानने मिल रहा है, तो आप, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप 3 साल की पढ़ाई छोड़ दीजिए, पढ़ाई करने के बाद पर आप ये चीज़ माइंड में रखिए कि अगर आपको अच्छा पैकेज ना मिले तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। बट लोगों का माइंड सेट होता है, उसमें मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं। अब लोग कुछ भी सोचें, अब उनके नज़र में 15-20 हज़ार सही है तो फिर वो सही है फिर। लेकिन जिस तरीके से हमारा टारगेट है कि 2025 एंड तक हम हमारा प्रोडक्शन डबल करें, उस हिसाब से अगर यूथ भी इस चीज़ में आएंगे तो जैसा कि हमने देखा है कि उनका माइंड भी बहुत ज़्यादा चलता है एजेड पर्सन के मुकाबले, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे लिए भी, राइट? बहुत ज़्यादा यूथ अगर इसमें जुड़ते हैं तो। और वो 15 दिन अपने बारे में सोचे, वो 3 साल सोच रहे हैं, वो 3 साल एक विषय पे जान रहे हैं और फिर जॉब ढूंढ रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत जो गवर्नमेंट ने स्कीम दी है कि आप खुद से बिजनेस डेवलप करो, सरकार इतनी स्कीम दे रही है हर विषय पे, हर चीज़ पे, खाली फिशिंग में नहीं, हर चीज़ में दे रही है। तो आप फिशिंग नहीं स्टार्ट करना चाहते, कुछ तो स्टार्ट करिए। और फिशिंग में फ़ायदा ज़्यादा है, इसलिए मैं फ़िशिंग की बात कर रहा हूँ, और हमने प्लान डाला है इसीलिए हम फिशिंग की ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत अगर आपको बनाना है और आपको इकोनॉमिक डेवलप कंट्री अगर आप देखना चाहते हैं, तो मेरे अकेले प्रोडक्शन डबल करने से, 100 गुना करने से कोई मतलब नहीं है। हम जो फार्मर भाई हैं, हम सब मिल के एक साथ होके करोड़ों की तादाद में हम सब मिल के साथ में इस चीज़ को आगे ले जाएंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। और अगर मैं जैसा कह रहा हूँ ऐसा हो गया 2025 में, हम चाइना को पीछे छोड़ दिया, तो हमारा देश फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है। सबका साथ सबका विकास जैसा कहते हैं सरकार कहती है, सरकार के साथ ही है, एकदम सपोर्ट करेंगे सरकार को इस चीज़ में, और सब मिल के आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे फ़िश इंडस्ट्री चल रही है, यहाँ पे डेथ रेट्स की बात ज़्यादा होती है क्योंकि सेंसिटिव रहती है वो बहुत, बट देश में इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। देश में अगर इंसानों की डेथ रेट की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा फार्मर्स है फ़िलहाल इंडिया में, और कोरोना के बाद फार्मर्स का क्या हालत है वो हम देख ही रहे हैं। किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है और बहुत गरीबी से गुजर रहे हैं वो लोग। तो इसमें आप इसके फ्यूचर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? अगर फार्मर ये स्कीम से जुड़ता है तो आने वाले 30 सालों में
अगर 25% भी फार्मर जुड़ जाएं और आने वाले 30 सालों में हम चाइना को भी पीछे छोड़ सकते हैं इस टॉपिक पे। 2 सालों में तो हम 15% तक एटलीस्ट पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो फार्मर है ये 20% अमीर है खाली। 20% एंटरप्रेन्योर वाला जो स्कीम है, जो 1 से 1.5 करोड़ का स्कीम है, 2 करोड़ का स्कीम है, वो एंटरप्रेन्योर फार्मर ले सकता है। हम ऐसा नहीं कह सकते जो 80% है वो ले लें। तो सरकार ने ऐसा नहीं कि खाली बिजनेसमैन के लिए स्कीम निकाली है। ये स्कीम जो 80% है उनके लिए बहुत छूट है। ये फार्मर की स्कीम है तो उनको हर चीज़ में छूट मिलेगी। सीड हो गया, फीड हो गया, हर चीज़ में गवर्नमेंट ने उनको छूट कराया है और ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्ड किया है। ट्रेनिंग में अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने रहने की, हर चीज़ की, आनंद जिले में। तो इन फ्यूचर देखा जाए तो पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ ही रहा है और चाइना का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है देश में और इंडिया का सेकंड नंबर पे है। पर चाइना हमसे 4 टाइम्स ज़्यादा है फिश में। तो हम खुद ही सोच सकते हैं कि हम कितना पीछे हैं, क्योंकि हम सेकंड पे ही हैं। और मैं तो बोलूँगा कि हम सरपास भी कर सकते हैं उसको 2-3 सालों में, चाइना को, जिस हिसाब से अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जो फ्यूचर जनरेशन है वो ज़्यादातर सी फूड पे ही आएगी। ऐसा नहीं है कि वो वेजिटेरियन फूड खाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से अभी कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं, सारे खेतों को तोड़ के वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं, उसके वजह से फार्मिंग स्पेस भी बहुत कम हो रही है यहाँ पे। और सिटीज़ में तो बहुत ही कम है। गांव के साइड में काफ़ी फार्मिंग होती है, बट वहाँ पे भी तोड़ के कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो जिस हिसाब से फार्मिंग की ज़रूरत फ्यूचर में पड़ेगी और जिस हिसाब से फार्म्स हमारे पास जितने कम होंगे, लोग सी फूड पे ज़्यादा निर्भर रहेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं ना? अगर फार्मर ये स्कीम से आज जुड़ता है सन 2022 के दिसंबर महीने में या जनवरी महीने में, तो 2 सालों में वो इतना तो कमा लेगा कि एटलीस्ट छोटा RS प्लांट तो लगा ले, 1-2 टैंक का। तो अगर बिल्डिंग्स बनती भी है तो सरकार ने RS प्लांट तो लगाया ही है, पहले से ही स्कीम दी है RS प्लांट में, तो आप RS प्लांट में शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आपको पास, तो सरकार वही कह रही है, अगर आप पैसा कमाओ 2 साल में तो नॉर्मल खेती से, फिर आप आर्टिफिशियल खेती में आई है RS फार्मिंग में, तो उससे आपको मैटर नहीं करता कि यार मेरा लैंड ले लिया गवर्नमेंट ने, वो ले लिया, तो गवर्नमेंट को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आप कमाइए 2 साल में और 2 साल में RS में ही शिफ्ट हो जाइए। एक प्लांट से चालू करिए, एक टैंक से चालू करिए। मैं तो कहता हूँ उसमें भी सरकार सब्सिडी दे रही है। पर 2025 के बाद तो आपको वैसे भी फाइनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्लांट चालू करते हैं तो आप पैसा कमा लेंगे फिश फार्मिंग से, तो आपको सब्सिडी मिले ना मिले आपको पता है कि सरकार को सिर्फ अवेयर कराना है। सरकार तो 3 साल तक ही सब्सिडी देगी, पर आगे तक आने वाले 100 सालों 2 सालों में ये चीज़ बहुत डेवलप होने वाली है। 13 लाख करोड़ इसका प्रोडक्शन है, 50 लाख करोड़ इसका कंजप्शन है। मतलब जो चैन है, आप 1000 RS प्लांट लगा दोगे तो भी वो चैन फुलफिल नहीं हो सकती। तो आप इसमें डिमांड सप्लाई की तो बात ही नहीं कर सकता कोई, कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, वो चीज़ मैटर नहीं करती इसमें। इसमें आप सिर्फ प्रोडक्शन करिए और आप गाइडेंस अच्छी लीजिए, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है।